नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल ज्ञानवर्धन बाय रीटा यादव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की छठी कक्षा की हिंदी पुस्तक के 9वें पाठ टिकट एल्बम पर चर्चा करेंगे। टिकट एल्बम एक कहानी है जिसके लेखक सुंदरा रामस्वामी हैं। पाठ के पठन के साथ साथ मैं पाठ की व्याख्या भी करती जाऊंगी। तो आइए पाठ का आरंभ करते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम को देखा करते थे। यहाँ पर बात हो रही है दो लड़कों की। इस पाठ में दो मुख्य किरदार हैं। एक है राजप्पा और दूसरा नागराजन। ना राजप्पा अपनी एल्बम के कारण बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन नागराजन के मामा ने सिंगापुर से एक एल्बम क्या भिजवाया कि सब बच्चे नागराजन के पीछे पीछे घूमने लगे, ताकि नागराजन उन्हें सिंगापुर से आए हुए उस एल्बम को दिखा दे। और राजप्पा, जिसको कि पहले सब पूछा करते थे, वो सब लड़कों में यही कहता फिरता कि नागराजन तो घमंडी हो गया है, क्योंकि उसके मामा ने उसे सिंगापुर से एक एल्बम भिजवा दिया है और जिसे दिखाने में वो बहुत घमंड महसूस करता है। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस उसे देखकर खुश होते। अब जब आधी छुट्टी का वक्त होता, अर्थात जब लंच ब्रेक होता, तब भी जो क्लास के सारे लड़के थे वो उसको घेर कर खड़े हो जाते, जमघट लगा के खड़े हो जाते, उसे घेर कर खड़े हो जाते, टोली बना लेते। और कई कई बच्चों की तो टोलियां उसके घर ग्रुप में जाते और उसके घर उसकी एल्बम को देख कर आते। और नागराजन भी शांति पूर्वक सबको अपना एल्बम दिखाता था, लेकिन अपने एल्बम को किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता था, क्योंकि उसे लगता था मेरे मामा ने भिजवाया है और कहीं ये गंदा ना हो जाए। तो वो अपनी एल्बम को गोद में रखता और एक एक पन्ने को प्यार से पलटता और सभी बच्चों को दिखाता। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। अब कक्षा के लड़के तो बहुत एक्साइटेड थे उसकी एल्बम को देखने के लिए, लेकिन कक्षा की लड़कियां भी कुछ पीछे नहीं थी। अब लड़कियों में तो इतनी हिम्मत थी नहीं कि वो जाके नागराजन को डायरेक्टली बोलें कि तुम मुझे अपना एल्बम दिखाओ। तो उन्होंने अपना एक हेड बनाया, पार्वती। पार्वती उन सब लड़कियों की तरफ से नागराजन के पास गई और नागराजन से उसने एल्बम मांगी। और उसने भी अपनी एल्बम को कवर चढ़ाकर लड़कियों को दे दिया, ताकि वो देख लें और फिर वापस कर दे। और कवर इसलिए चढ़ाया ताकि उसकी जो एल्बम है वो गंदी ना हो। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही और फिर वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। अब क्या हुआ, राजप्पा की जो एल्बम थी, पहले सब उसे बहुत पूछते थे, सब उसकी बहुत तारीफ करते थे, लेकिन अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता था। राजप्पा का एल्बम लड़कों में पहले काफी प्रसिद्ध था, बट अब सिर्फ नागराजन के एल्बम की ही पूछ थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के घर चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निक्कर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों से में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था।
अब क्या हुआ कि राजप्पा जो है उसके एल्बम की जो तुलना है वो मधुमक्खियों की तरह की गई है। क्योंकि जिस प्रकार मधुमक्खी अलग-अलग फूलों पर जाती है और उसका मकरंद चूस कर रस इकट्ठा करती है और शहद का निर्माण करती है, वैसे ही राजप्पा ने भी अपनी एल्बम को मधुमक्खी की तरह बनाया था। एक-एक टिकट को इकट्ठा करने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। वो टिकट जमा करने के लिए उन लड़कों के घर जाया करता था, जिन्हें टिकटें जमा करने का शौक था और जो उसके पास एक्स्ट्रा टिकट होती थी, वह उनके बदले में उनसे एक अच्छा टिकट ले लेता था। जैसे कि 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले वो 1 फ़िनलैंड का टिकट ले लेता था और 2 पाकिस्तान के टिकट के बदले 1 रूस का। क्योंकि उसके पास जो एक्स्ट्रा टिकट है उनका तो कोई यूज़ नहीं है। उसे ये था कि मेरी एल्बम में हर देश का 1 टिकट तो होना ही चाहिए। और वो टिकटों के पीछे इतना पागल था कि जब जैसे ही घर लौटता था, बस्ता स्कूल का कोने में पटक देता और उसे खाने की भी सुध नहीं थी। सिर्फ मम्मी से अपनी थोड़ा-सा चबेना, चबेना क्या होता है? भुना हुआ जो चने वगैरह होते हैं, उसे लेता, जेब में भरता और खड़े-खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता और वो लंबे-लंबे रास्तों से भी नहीं जाता था। वो खेत की जो पगडंडियाँ हुआ करती हैं, उनके ऊपर से जाता ताकि वो जल्दी से अपने दोस्तों के घर पहुँच जाए और वहाँ से उनसे 2 या 3 टिकटें देकर एक अच्छा टिकट ले ले। और पूरे स्कूल में उसका एल्बम ही सबसे बड़ा एल्बम था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था। अब उसका एल्बम इतना प्रसिद्ध था स्कूल में कि जो सरपंच का बेटा था उसने एक दिन उसे बोला कि राजप्पा एक काम कर, अपना एल्बम ना मुझे 25 रुपए में बेच दे। राजप्पा को बहुत गुस्सा आया और राजप्पा नहीं माना। राजप्पा को गुस्सा आ गया कि इस सरपंच के बेटे की इतनी हिम्मत कि ये मुझसे मेरा इतनी मेहनत से बनाया हुआ एल्बम मांग रहा है। फिर राजप्पा ने गुस्से में बड़बड़ाया, घमंडी कहीं का। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी सी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। जब सरपंच के बेटे ने 25 रुपए में राजप्पा का एल्बम मांगा था, तो राजप्पा को इतना गुस्सा आया था कि उसने सरपंच को बोला कि एक काम कर, जो तुम्हारे घर में वो छोटी सी बच्ची है ना, मैं उसके लिए तुझे 30 रुपए दूंगा, तू मुझे वो बच्ची दे दे। मतलब राजप्पा के लिए उसका एल्बम किसी इंसान से भी ज्यादा कीमती था। इसलिए उसने सरपंच के बेटे को ऐसी बात बोली। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, लेकिन अब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछता। सब के सब नागराजन के पीछे लगे रहते हैं और नागराजन का एल्बम देखते रहते हैं और पीछे से ये कहते हैं कि राजप्पा का एल्बम तो फिसड्डी है। फिसड्डी मतलब बिल्कुल ही बेकार है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते थे, तो वो नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे, उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। राजप्पा की कभी भी ये मंशा नहीं हुई कि वो नागराजन के एल्बम को देखे। लेकिन जब क्लास के दूसरे बच्चे नागराजन के एल्बम को देख रहे होते थे, तो वो तिरछी निगाहों से उसकी एल्बम को देखता और मन ही मन सोचता कि सचमुच नागराजन का एल्बम बहुत सुंदर है। लेकिन उसके एल्बम में टिकटें थोड़ी कम है, लेकिन क्योंकि वो सिंगापुर से आया है, इसलिए वो तो बहुत प्यारा है। और ऊपर से उसके मामा ने नागराजन के मामा ने उस एल्बम के बाहर उसका नाम लिखकर भेजा था और वो भी बहुत ही सुंदर अक्षरों में, जिस पर लिखा था A.M. नागराजन। ये नागराजन का पूरा नाम था A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। अब जो राजप्पा नागराजन के मामा जी थे, उन्होंने तो केवल उसका सुंदर-सुंदर अक्षरों में नाम लिखकर भेजा था। लेकिन उस एल्बम के नीचे 4 लाइनें नागराजन ने ऐड कर दी थी और वो क्या ऐड की थी कि उसने सबको ये वार्निंग दे दी थी
कि अगर कोई इस एल्बम को चुराएगा तो वो सबसे बड़ा बेशर्म होगा। और कहता है ऊपर ये जो नाम लिखा है ना, एएम नागराजन, इसको कभी देखा है? ये जो नाम जिसका लिखा है ये एल्बम उसका है। और कहते हैं ना, जैसे घास का रंग हरा है, कमल का रंग लाल है और सूरज पूरब में उससे उगता है, जो चीजें कभी बदल नहीं सकती। तो कहते हैं उसी अनंत काल तक ये एल्बम सिर्फ और सिर्फ एएम नागराजन का है और ये कभी नहीं बदलेगा। तो जो उसकी ये पंक्तियां लिखी हुई थी वो इतनी अट्रैक्टिव थी कि वो क्लास के दूसरे बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी। तो लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, लड़कियों ने झट से कॉपी और किताबों पे टीप लिया। और क्लास के बच्चों को ये 4 डायलॉग इतने अच्छे लगे कि उन्होंने अपनी अपनी पुस्तकों में और उत्तर पुस्तिकाओं में टीप लिया यानी उसकी नकल उतार ली। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। और राजप्पा को बड़ा गुस्सा आया कि सारी क्लास के बच्चे जो हैं वो इसकी लाइनें क्यों लिख रहे हैं। और वो सारे बच्चों को कहने लगा, नकलची कहीं के, जब देखो नकल करते रहते हो। तो राजप्पा के इस गुस्से को देखकर उसकी क्लास का एक और बच्चा था कृष्णन, उससे रहा नहीं गया। और उसने क्या कहा, जा जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। उसने राजप्पा को कहा, जा जा तू तो ना नागराजन की एल्बम से जलता है, ईर्ष्यालु कहीं का। तब राजप्पा ने क्या कहा, मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान भगारी। और राजप्पा ने क्या कहा, मैं क्यों जलूंगा उसके एल्बम से, जले तेरा खानदान। जैसे हम दोस्तों में आपसी बातचीत के बीच में ऐसे डायलॉग्स बोल देते हैं, तो ऐसे ही राजप्पा ने भी ये डायलॉग बोल दिया। और उसने कहा, नागराजन का एल्बम क्या होगा मेरे एल्बम के आगे, मेरा एल्बम तो सबसे बड़ा एल्बम है। अरे उसके पास जो टिकटें हैं ना, वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। अब कृष्णन जो है उसे भी गुस्सा आ गया। उसने राजप्पा को बोला, अरे जा जा, तेरा एल्बम क्या है उसके आगे। एक काम कर, जरा उसके एल्बम में जितनी टिकटें हैं ना, तू उसमें से केवल एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। और क्योंकि राजप्पा के एल्बम में तो इंडोनेशिया का टिकट था ही नहीं, तो फिर राजप्पा ने क्या कहा, पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास। राजप्पा ने फिर ललकारा। और राजप्पा ने कहा, अच्छा ठीक है, उसके पास एक इंडोनेशिया का टिकट होगा तो होगा, लेकिन मेरे पास जो टिकटें हैं क्या हैं उसके एल्बम में? उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। अब क्या हुआ, कृष्णन को गुस्सा आ गया। कृष्णन कहता है, अच्छा एक काम करो, जितने एल्बम नागराजन की एल्बम में जितनी टिकटें हैं ना, ऐसा करो उनमें से कोई भी एक टिकट दिखा दो अगर तुम्हारे एल्बम में है तो। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। और वहां पर अब शर्तें लगने लगी एल्बम के बारे में कि नागराजन और राजप्पा के एल्बम की तुलना होने लगी, दोनों में कंपैरिजन होने लगा। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा, लड़के जैसे कोरस में गाने लगे। अब क्या हुआ, कृष्णन ने क्या कहा कि राजप्पा तुम्हारा एल्बम तो कूड़ा है, कूड़ा। और हाँ हाँ कूड़ा। और सारी क्लास के बच्चे इकट्ठा मिलकर कोरस में गाने लगे, तुम्हारा एल्बम तो कूड़ा है, हाँ हाँ कूड़ा है। तो ऐसे करके सब बच्चे उसके एल्बम को उसके एल्बम की निंदा करने लगे। राजप्पा को लगा, अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। अब राजप्पा अपने मन ही मन सोचने लगा कि मतलब सब मेरे एल्बम के बारे में कितनी फालतू बातें करते हैं। मैंने इतनी मेहनत से इतनी लगन से टिकट इकट्ठा किए, इसकी कदर तो कोई करता ही नहीं। मतलब सिंगापुर से एक एल्बम क्या आ गया जिसने नागराजन को इतना मशहूर कर दिया, और ये लड़के मेरी मेहनत को समझ ही नहीं रहे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आम तौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। अब राजप्पा
अंदर ही अंदर जल रहा था, अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था, अंदर ही अंदर उसे पता नहीं कौन सी टेंशन खाए जा रही थी। वो डिप्रेशन में चला गया था। अब उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो लड़कों के सामने नहीं जाता था क्योंकि उसे लगता था लड़के फिर उसकी एल्बम की बुराई करेंगे जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एक टाइम होता था जब वो शनिवार और रविवार को टिकटों की खोज में जाया करता था, लेकिन अब वो घर घुसा हो गया था, केवल घर में ही बंद रहता था और बार-बार अपने एल्बम को पलटकर देखता रहता, लेटा रहता, फिर ट्रंक से एल्बम निकालता, फिर देखता, फिर रख देता और अपने आप ही उसने ये अपनी मंशा बना ली थी कि अब सच में ही मेरा एल्बम जो है वो कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ एक अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकटें कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। अब राजप्पा ने पता नहीं आज क्यों मन बना लिया कि आज तो वो नागराजन के घर जाके ही रहेगा। और कहता है कब तक मैं अपमान सहूंगा, जो इतना अपमान मैं सह रहा हूँ अपनी एल्बम के लिए, ये मुझे अब अपमान नहीं सहना है। कहता है आज मैं आर और पार का फैसला करके आऊंगा। कहता है नागराजन ने कौन सी मेहनत की है, उसे तो टिकटों की कीमत भी नहीं पता। उसके लिए तो सिर्फ यही है कि बड़ा टिकट तो ज्यादा पैसे, या दूसरी कंट्री का टिकट है तो बहुत कीमती होगा। तो उसे आज मैं ये बात समझा कर आऊंगा कि मेहनत क्या होती है और फ्री फ्री में जो चीज मिलती है वो क्या होती है। उसके पास जितने फालतू टिकट थे उन्हें टरकाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है, नागराजन भला किस खेल खेत की मूली है। अब उसने ये भी मन बना लिया कि आज मैं नागराजन के घर जाऊंगा और जितनी मेरे पास फालतू टिकटें हैं उसे मैं उन्हें टरका दूंगा, मतलब वो सारी फालतू की जो टिकटें हैं मैं नागराजन को दे दूंगा और उससे अच्छी अच्छी टिकट्स ले लूंगा। कहता है वैसे भी तो मैं उल्लू बनाने में एक्सपर्ट हूँ, इसको और उल्लू बना दूंगा। और कितनी चालबाजी करनी पड़ेगी मुझे, पर मैं तो कर ही लूंगा। जब मैंने इतने बच्चों को उल्लू बनाया तो नागराजन भला किस खेत की मूली है, उसे भी मैं उल्लू बना लूंगा। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर चला गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। अब क्या हुआ कि राजप्पा नागराजन के घर चला गया और क्योंकि वो वहां पहली बार नहीं आया था तो किसी ने रोका ही नहीं। वो नागराजन का कमरा जो था वो ऊपर था, तो वो सीधा सीढ़ियों से चढ़ा और ऊपर उसके कमरे में चला गया। नागराजन की जो स्टडी टेबल थी उसके पास एक चेयर थी तो वो उस पर बैठ गया। और थोड़ी देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई और उसने क्या कहा, भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर है ना एल्बम, सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तो अब क्या हुआ, कामाक्षी ने आके पहले तो ये मैसेज दिया कि भैया तो शहर चला गया है। फिर उसने जैसे उसके जले पे नमक छिड़क दिया और कहा अच्छा क्या तुमने भैया का एल्बम देखा है। राजप्पा को हाँ बोलने में ऐसे लग रहा था पता नहीं उसके ऊपर कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है जो उसे हाँ बोलना पड़ रहा है। और फिर उसकी बहन ने कहा अरे मेरे भाई का एल्बम तो बहुत सुंदर है और मैंने तो सुना है कि पूरे स्कूल में फेमस है। तो राजप्पा से रहा नहीं गया, उसने क्या कहा, तुमसे किसने कहा। तो उसने कहा भैया ने। वह कुड़ गया और वो जब उसे पता चला कि नागराजन ने बताया तो वो तो और कुड़ गया। उसके अंदर की जो जलन थी वो और बढ़ गई। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। अब क्या हुआ कि उसने उसकी बहन को बोला बड़े से क्या मतलब है, मतलब अगर वो आकार में बड़ा है साइज में बड़ा है तो इसका मतलब क्या बड़ा एल्बम है। उसकी जो चिड़चिड़ाहट थी उसकी वॉइस में साफ समझ आ रही थी, उसकी आवाज में साफ सब पता चल रही थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींच कर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोल कर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। अब कामाक्षी तो नीचे चली गई और राजप्पा मेज पर जो बिखरी हुई थी किताबें उनको टटोलने लगा और सडनली उसका हाथ जो है वो दराज के ताले से टकराया। उसने एक दराज को देखा जिसपे ताला लगा हुआ था, एक कबर्ड को देखा। उसने ताले को खींच कर देखा तो वो लॉक था। फिर उसने सोचा कि क्यों ना इसकी चाबी ढूंढी जाए।
उसने चाबी ढूंढी तो मेज पर उसे चाबी मिल गई। अब चाबी मिलते ही उसने क्या किया, सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। अब उसने जल्दी से जाके सीढ़ियों की ओर झांका कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा, और जल्दी से उसने दराज खोली। और दराज खोलते ही उसने क्या देखा कि एल्बम तो ऊपर ही रखा हुआ है। और उसने पहला पृष्ठ खोला और पहले पृष्ठ पर तो वो बहुत ही अलग से वाक्य लिखे हुए थे कि ये एल्बम मेरा है, इसको चुराने वाला चोर है। तो उन वाक्यों को पढ़ा और दोबारा पढ़ा और उसका दिल जो है तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वो वही काम करने जा रहा था जो उस पे उसके एल्बम की पहली लाइन में लिखा था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। और ये इसने बेशर्म बन के उस एल्बम को चुरा लिया और झट से उस एल्बम को अपनी कमीज में खोस लिया और जल्दी से दराज बंद किया और सीढ़ियां उतरकर अपने घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अल... घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। अब घर जाकर उसने क्या किया, जल्दी से पुस्तक को अलमारी के पीछे छुपा दिया, क्योंकि अगर वो सामने रखता तो सबको दिख जाती। और बाहर आकर झांका कि कोई किसी ने मुझे देखा तो नहीं। और जब वो ये काम कर रहा था, क्योंकि जो इंसान कभी चोरी नहीं करता और वो पहली बार चोरी करे, तो उसका उसके अंदर का जो डर होता है ना, वो उसकी बॉडी की मूवमेंट्स बता देती हैं। तो ऐसे ही उसका जो पूरा शरीर था वो जल रहा था, गला उसका प्यास से सूख रहा था और डर के मारे उसका जो चेहरा है वो तमतमा रहा था। जो डर था वो साफ उसके चेहरे पर झलक रहा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। अब रात को 8 बजे जो अप्पू था, नागराजन का दोस्त, वो आया और उसने पूरे हैंड्स मूवमेंट के साथ उसको सारी कहानी बता दी कि नागराजन का एल्बम तो चोरी हो गया है। और क्या बताया उसने, सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। और उसने नागराजन के एल्बम के बारे में बताया कि हम तो शहर गए हुए थे और लौटकर जब देखा तो नागराजन का एल्बम वहां से गायब हो चुका था। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भेड़ लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। रात में खाना भी नहीं खाया। पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। अब राजप्पा को तो पता था कि एल्बम वो चुरा के लाया है, लेकिन अप्पू को कैसे बोले। तो उसने अप्पू को जैसे तैसे टालकर उसके घर भेज दिया और जल्दी से ऊपर अपने कमरे में आया और दरवाजे को भेड़ दिया, दरवाजे को बंद कर दिया। और अलमारी के पीछे से फिर उसने एल्बम निकाली, उसे देखा और उसे फिर छिपा दिया। और उसे बार बार यही डर लग रहा था कि कहीं कोई एल्बम को देख ना ले। उसकी भूख जैसे मर चुकी थी, उसका पेट ऐसे लग रहा था भरा हुआ है। और उसका सारा घर परेशान हो गया कि आज राजप्पा के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये खाना नहीं खा रहा, इसका चेहरा कुछ अलग ही दिख रहा है। लेकिन फिर भी रात को क्या हुआ कि उसने सोने की कोशिश की बट उसे नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। अब घर वाले तो परेशान थे ही। और रात में उसने क्या किया, उसने सोने की बहुत कोशिश की मगर उसे नींद नहीं आई, क्योंकि आज उसने एक बहुत बड़ा जुर्म किया था। वो अपने दोस्त के घर से एल्बम चुरा के ले आया था। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे, अप्पू ने पूछा। अब अप्पू सुबह फिर आ गया और अप्पू को नागराजन के घर से ये पता चल चुका था कि राजप्पा उसके घर गया था। तो राजप्पा तो अभी भी बिस्तर पे था और उठा नहीं था। और अप्पू ने उससे प्रश्न पूछा कि कल तुम ही नागराजन के घर गए थे ना। अब जब उसने प्रश्न पूछा तब राजप्पा और डर गया। और राजप्पा की सांसें जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया, वह जिस तरह सोच ले। और उसकी जो सांसें हैं ऐसे लगा कि ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। और उसने जो नहीं वाला सिर हिलाना होता है, वो उसने नहीं वाला सिर हिला दिया, चाहे जिसको जो सोचना है वो सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम ही वहां आए थे। अप्पू ने कहा लेकिन उसकी बहन ने तो बताया है कि तुम आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। और राजप्पा को अब यकीन हो गया
कि अब कामाक्षी ने सबको बता दिया है कि मैं उसके घर गया था और अब सब लोगों का शक जो है वो पूरी तरीके से मुझ पर है। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें। अप्पू ने फिर कहा। अब नागराजन का एल्बम चोरी हो गया, इसलिए नागराजन रोता ही जा रहा है, रोता ही जा रहा है। और अप्पू ने राजप्पा को एक खबर और दे दी कि उसके पापा तो अब पुलिस को इन्फॉर्म करने वाले हैं। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दें और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था और ऊपर से उसने ये और कह दिया कि डीएसपी के ऑफिस में तो काम करते हैं उसके पापा, तो जैसे ही वो एक ऑर्डर देंगे सारी की सारी पुलिस जो है, पुलिस की फौज वो हाजिर हो जाएगी और नागराजन का एल्बम ढूंढ लेगी। अप्पू वही काम कर रहा था जैसे आग में घी डालने वाला। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। अगर अप्पू वहां थोड़ी देर और ठहर जाता तो राजप्पा की हालत पता नहीं क्या होती, लेकिन भला हुआ कि अप्पू का भाई आया और उसे ले गया। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। अब राजप्पा मन ही मन बहुत टेंस है, बहुत परेशान है। दरवाजा उसका बंद है, पापा उसके ऑफिस जा चुके हैं। ऐसे ही एक जगह पे बैठा हुआ है, कुछ कुछ नहीं कर रहा, बस सोचता ही जा रहा है, सोचता ही जा रहा है। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया और दरवाजे का जो सांकल थी, यानी जो बोल्ट होता है, डोर का जो बोल्ट होता है, किसी ने वो नॉक किया और राजप्पा को एकदम से सडनली राजप्पा ने ये रिएक्ट किया, ओह पुलिस आ गई, अब तो पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाएगी। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दें, नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। अब क्या हुआ कि दरवाजे, पहले तो एक दो बार आवाज आ रही थी दरवाजे की, और अब दरवाजे की आवाज बार बार आने लगी और उसका डर जो है उस आवाज से और बढ़ने लगा और उसे समझ नहीं आया कि वो एल्बम का क्या करे। उसने जल्दी से एल्बम को अपनी कमीज के अंदर खोसा और फिर वो ऊपर से भागकर नीचे आया और अभी भी दरवाजा जो है वो बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। और अम्मा ने राजप्पा को बोला कि बेटा इतनी देर से कोई दरवाजा खटखटा रहा है, आप दरवाजा तो खोलो। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली जाएगी और राजप्पा ने कहा अगर मैंने थोड़ी देर में दरवाजा नहीं खोला तो अम्मा दरवाजा खोल देंगी और मैं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि अगर पुलिस आ गई तो वो मुझे पकड़ कर ले जाएगी, क्योंकि मेरे घर की जब छानबीन होगी तो वो एल्बम जरूर मिल जाएगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जो उसके घर के पीछे का हिस्सा था, भाग था, वो उधर की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। अब वो जल्दी से अपने आप को बचाना था उसे, तो वो घर के पिछले भाग में चला गया और वहां उसकी मम्मी ने अंगीठी पर गर्म पानी करने के लिए चढ़ा रखा था। और राजप्पा को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। उसने उस एल्बम को उस अंगीठी में डाल दिया और वो एल्बम अंगीठी में जलने लगा और मन ही मन राजप्पा ये कहने लगा कि कितने प्यारे टिकट थे, क्योंकि उसे टिकट की कीमत पता थी, उसे पता था कि टिकट कितनी मेहनत से जुटाए जाते हैं। और राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगा। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफी रोकर आया था शायद। और अम्मा ने आवाज दी कि जल्दी नहा कर आ, नागराजन आया है, तेरा दोस्त आया है। तो अब राजप्पा को ये शो करना था कि मैं सचमुच में नहा कर आया हूँ, तो उसने अपनी निक्कर उतार दी और गीला टॉवल लपेटकर बाहर आ गया। और ऊपर जब उसने देखा तो नागराजन वहां एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। और नागराजन ने जैसे ही राजप्पा को देखा, उसने क्या कहा, यार मेरा एल्बम खो गया। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था न जाने वो कितना रोकर आया है। अब राजप्पा ने पूछा, कहाँ रखा था तुमने? तो नागराजन ने उत्तर दिया, शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। अब उसने पूछा और उसने नागराजन ने बताया कि दराज में।
नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली और नागराजन के आंसू जो हैं वो रुक ही नहीं रहे थे। वो बहुत कोशिश कर रहा था कि राजप्पा को मेरे आंसू ना दिखें, लेकिन उसके वो आंसू राजप्पा को दिख गए। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक फफक कर रो दिया। अब क्या हुआ कि उसने नागराजन को चुप कराने की कोशिश की, मगर नागराजन बिल्कुल चुप नहीं हुआ और फफक फफक कर रो दिया। हमने देखा है अपनी जिंदगी में भी कि जब कभी हम रो रहे होते हैं और कोई हमें चुप कराने की कोशिश करता है, तो हमारे आंसू कम होने की बजाय और बढ़ जाते हैं। तो उसी प्रकार नागराजन की आंसू भी और बढ़ गए और अब वो आवाजें निकाल निकाल कर रोने लगा। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका एल्बम था और राजप्पा से नागराजन का रोना नहीं देखा गया। वो जल्दी से नीचे गया और 1 मिनट में ऊपर आ गया और वो ऊपर लेकर आया अपना एल्बम। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। अब ये पता नहीं कैसा चमत्कार था कि राजप्पा ने नागराजन को कहा कि यार तुम मेरा एल्बम रख ले। तो नागराजन भुचक्का हो गया कि राजप्पा को क्या हो गया जो मुझे अपना एल्बम दे रहा है। और नागराजन उसे जिस दृष्टि से देख रहा था, तो राजप्पा ने कहा यार ऐसे मत देख मुझे, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ, तू मेरा एल्बम ले लो। बहला रहे हो यार? नागराजन को जैसे यकीन नहीं था, क्योंकि नागराजन को पता था कि राजप्पा जिंदगी में अगर किसी से प्यार करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका वो एल्बम है। और राजप्पा भला अपना एल्बम नागराजन को कैसे दे सकता है? तो उसने कहा बहला रहे हो क्या यार, ऐसा मत बोलो, मुझे पता है तुम कितना प्यार करते हो अपनी एल्बम से। तो राजप्पा ने कहा नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था और उसने कहा नहीं यार, मैं तुझे दे रहा हूं ना, तू ले ले इसको। लेकिन नागराजन को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और राजप्पा जब अपना एल्बम दे रहा था तो बार बार कह रहा था कि यार तू ले ले नागराजन, तू ले ले। लेकिन और उसका जो गला है वो भर गया था, क्योंकि उसके अंदर जो था दुख था, एक दुख था अपनी एल्बम से अलग होने का, जिसकी वजह से उसका गला भर गया। लेकिन वो अपने आंखों के आंसू बाहर नहीं निकाल पा रहा था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? अब उन दोनों की आपसी बातचीत हुई कि तू तो बिना टिकट के रह ही नहीं सकता, फिर कैसे रहोगे? कहता मुझे नहीं चाहिए एल्बम, तू रख ले, मैं रह लूंगा बिना टिकट के। फिर उसने कहा रोता क्यों है यार, ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। और नागराजन से ना उसका दुख देखा नहीं गया राजप्पा का। और उसने राजप्पा को बोला अरे यार तू ही रख ले इस एल्बम को, मुझे पता है तूने कितनी मेहनत की है इस एल्बम को बनाने में। तो राजप्पा ने कहा नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया और उससे अब बस कंट्रोल नहीं हो रहा था। और उसने कहा नागराजन तुम यहाँ से प्लीज इस एल्बम को लेकर चले जाओ। और वो फूट फूट कर रोने लगा। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया और नागराजन को कुछ समझ नहीं आया और उसने क्या किया, वो एल्बम ली और वहां से निकल गया और नीचे उतर आया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। अब राजप्पा अपनी कमीज से आंसू पोंछकर नागराजन को गेट तक छोड़ने आया। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा और नागराजन ने उसे बहुत बहुत धन्यवाद कहा कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, जो तुमने मुझे अपनी इतनी मेहनत से बनाई हुई एल्बम दी। और उसने कहा अब मैं अपने घर चलता हूँ। फिर राजप्पा ने क्या कहा, सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। अब नागराजन को उसने प्यार से क्या कहा, राजू। उसने कहा राजू, तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? क्या ये एल्बम मुझे एक दिन के लिए दे सकते हो? सिर्फ आज रात मैं इसे जी भर के देखना चाहता हूँ और कल सुबह मैं खुद ही तुम्हारे घर आके दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। और नागराजन ने उसे एल्बम दे दिया और चला गया। और राजप्पा ने फिर क्या किया, राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर
रो दिया, क्योंकि वो एल्बम उसके लिए बहुत कीमती थी, जिसे वो प्रॉमिस कर चुका था नागराजन को देने के लिए। और उसने ये प्रॉमिस क्यों किया था? क्योंकि उसने नागराजन की एल्बम को अंगीठी में डालकर जला दिया था और उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था कि मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। और अपनी इसी गलती का प्रायश्चित करने के लिए उसने अपना एल्बम, जो उसने इतनी मेहनत से बनाया था, उसे नागराजन को देने का निश्चय कर लिया। और अब वो अपनी एल्बम को अपनी छाती से लगाकर फूट-फूट कर रो दिया। तो बच्चों, आज हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।